नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़े हैं देवेंद्र पंत, इंडिया रेटिंग्स के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है पंत जी आपका। जीडीपी के आंकड़े नमस्कार। जो इस बार आए हैं, सबने एकदम से चकित भाव से इन आंकड़ों को देखा है। मतलब ज़्यादातर लोग ये अनुमान लगा रहे थे 7.25% के आसपास की कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन आंकड़ा आया है 8.2 सवा 8% के आसपास का। तो कई बातें कही जा रही हैं कि हाँ, इसमें पिछली बार बेस इफ़ेक्ट मतलब पिछली बार बेस कम था तो उसके चलते ये इतना आंकड़ा आ गया या डिफ्लेटर की बात कर रहे हैं कि महँगाई दर इतनी कम है, खुदरा महँगाई भी, थोक महँगाई भी, तो उसके चलते डिफ्लेटर कम है, इसके चलते ये इतना आंकड़ा आ गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे आंकड़े लोगों के पास पहले से थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कुछ इनमें से जीडीपी के आंकड़ों के साथ ही ये नए नंबर आ गए। अ नंबर सबके पास थे, लेकिन फिर भी सबका अंदाज़ा था कि सवा 7% 7% से ऊपर आने पे सब लोग खुश रहते। ये 8% से ऊपर जो आया है, ये क्या चमत्कार हुआ है? देखिए राजीव जी, मैं चमत्कार नहीं बोलूँगा, इसमें थोड़ा-सा हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले बोला कि जी, डिफ्लेटर बहुत कम आया। हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीपीआई है, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर जो है अगर हम देखें, तो हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो डेवलप्ड कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स बोलते हैं पीपीआई, उसके समतुल्य है। एग्ज़ैक्टली सेम नहीं है बट उसके समतुल्य है। तो डब्ल्यूपीआई क्या है कि जिस पे होलसेल पे सामान खरीदा जाता है। जिसपे जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो जो सामान खरीदते हैं रॉ मटेरियल वगैरह, और सीपीआई ये है जिसपे हम कंज्यूमर खरीदते हैं। तो क्योंकि हमारा अगर देखें 60% के करीब हमारा जीडीपी में जीवीए में सर्विसेज है, तो सर्विसेज का डब्ल्यूपीआई में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, परंतु जी, सीपीआई में रिप्रेजेंटेशन है। वो भी थोड़ा कम है क्योंकि 40% के करीब हमारा फूड का वेट है। तो जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है वो अमूमन ज्यादातर क्या है, ये इन दोनों के बीच में रहता है। अगर ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जीडीपी डिफ्लेटर केवल 0.8% ग्रो कर रहा है फर्स्ट हाफ में, वो सरप्राइजिंग नहीं है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जितने भी अर्थशास्त्री या एनालिस्ट जो अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि बाकी चीजों का बिहेवियर कैसे चल रहा है और उस बिहेवियर के हिसाब से हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके या सिंपल लैंग्वेज में बोले इलास्टिसिटी वगैरह लेके उसके बाद हम उस पे काम करते हैं। तो हाँ, जो 7 से ऊपर का था ज्यादातर कुछ अनुमान थे जो जो 7.5 के करीब था, परंतु उससे ज्यादा आया। अगर हम ये देखें पिछले कुछ वर्षों में ये जो गैप है वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो उसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सरकार के पास उपलब्ध है, जो पब्लिक डोमेन में जो नॉर्मल एनालिस्ट है या फोरकास्टर है उसको पास वो नहीं है, या ये भी आप कह सकते हैं कि सरकार का एक भारी भरकम डिपार्टमेंट है जो उन आंकड़ों को और सूक्ष्म तरीके से माइन्यूट स्केल पे या माइक्रो लेवल पे चेक करता है, उसके हिसाब से एस्टिमेट करता है। और हम लोग जो है जो फोरकास्टर हैं वो पहले उसको फोरकास्ट करते हैं समय पूरा होने से पहले। तो ये एक कह लीजिए कि ये एक कारण है जिसके कारण जो मार्केट एक्सपेक्टेशन या एनालिस्ट का जो रुझान था वो और जो असलियत जो आई उन दोनों के अंदर ये के बीच ये अंतर रहा। जी। अच्छा, एक और इसमें कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं या बल्कि आईएमएफ की ओर से ये कोई खबर आई है कि इन्होंने जीडीपी के आंकड़ों को सी ग्रेड में रखा है। अब इसका मतलब क्या है? ये इनके 4 ग्रेड हैं ए, बी, सी, डी उसमें मतलब नीचे से दूसरा हो गया या ऊपर से तीसरा हो गया। ये अ सी ग्रेड आंकड़ों का मतलब क्या है और ऐसा क्यों कह रहा है आईएमएफ? देखिए, उस रिपोर्ट को मैंने अभी उतना डिटेल में नहीं देखा, पर उसमें यही है कि आप जो क्वालिटी ऑफ एस्टिमेशन और क्वालिटी ऑफ डेटा उसके बेस पे हो सकता है। देखिए, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की तरह जो बाकी प्रगतिशील इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जहाँ पे एक लार्ज बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वहाँ डेटा एस्टिमेशन और डेटा कलेक्शन हमेशा से चैलेंज रहा है। तो इन सब में सरकार पिछले कुछ समय से मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब सरकारों ने उसके पीछे प्रयास किया है।
डेटा जो देना है सरकार को वो एक कंपल्सरी नहीं है, वो विलिंगली जो देता है एंटिटी या मैन्युफैक्चरिंग या कॉर्पोरेट जो भी है, वो एक विलिंगली देता है। इसमें के लिए आपका जो कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आपको कंपल्सरी है डेटा देना। तो उसमें जब स्टार्टिंग डेटा आता है और क्या होता है कि क्योंकि इस असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो संगठित क्षेत्र के जो आंकड़े होते हैं उनके हिसाब से असंगठित क्षेत्र का अनुमान लगाया जाता है और उसके हिसाब से वो। अब दूसरा क्या है कि जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी फास्ट चेंज हो रही है, आप चाहे कह लिए 1991 के बाद बहुत चेंज आया, उसके बाद जब डिमोनेटाइजेशन आया उसके बाद बहुत चेंज हुआ, हमने देखा कि संगठित क्षेत्र का कुछ जो प्रपोर्शन है या भागीदारी थोड़ी बढ़ी। उसके बाद कोविड आया, कोविड में बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के उद्यमी जो हैं उनको परेशानी हुई। तो ये जिस हिसाब से चेंजिंग वो होता है उस समय आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे हम अपने शरीर के बारे में देखें, जैसे जैसे आदमी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है तो छोटी छोटी चीजों से इम्पैक्ट करने लगती है और ये बहुत मुश्किल होता है कि आपने 1 महीने पहले मेडिकल टेस्ट कराया और 1 महीने बाद कराया, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो जिस समय चेंजिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस समय ये जो है बहुत जी। एक कह लीजिए वेरिएशन देखने को मिलता है। उम्मीद है कि जो अब बेस रिवीजन होने वाला है फरवरी 26 में जो आंकड़े आएंगे उसमें थोड़ा बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा और वो आंकड़े जो है वो उसके बीच में वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। जी। तो ये जो अभी 2011-12 का बेस चल रहा है, अगर थोड़ा सरल तरीके से समझाना चाहें कि ये बेस पुराना हो जाने से आंकड़ों के संग्रह में या उनके विश्लेषण में किस तरह की दिक्कत आती है? और अब जो फरवरी से आप कह रहे हैं कि नया बेस बनेगा, तो उसके चलते हमारी जीडीपी वृद्धि के आकलन में क्या फ़र्क आएगा? इससे पहले भी मुझे ध्यान है जब बेस बदला था, तो काफ़ी कुछ इधर-उधर की बातें सुनने को मिली थी, पक्ष में विपक्ष में भी। देखिए राजीव जी, बेस चेंज जो है एक बहुत आम प्रक्रिया है और अगर हम देखें जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है उसके हिसाब से है। अगर आप देखें तो हर जगह है जिस समय बेस चेंज हुआ। अब क्या है कि इस समय अगर हम देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक उदाहरण लेते हैं, हर महीने डेटा आता है हर महीने और उसके बाद एक डिबेट छिड़ जाती है कि भाई इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टैग्नेंट है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। उसमें अभी भी आपको बहुत सारे आइटम ऐसे मिलेंगे जो आज के समय इस्तेमाल नहीं हो रहे। उसमें जैसे एलईडी टीवी 2011-12 में नहीं होते थे या थे तो उसका वेट बहुत कम था। उस जी, समय जो कम चलन था, सीआरटी बिल्कुल। कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा था। अब क्या है कि अगर हम 11-12 के बेस पे कर रहे हैं तो हमारा जो वेटिंग डायग्राम है कि ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो उत्पादन हो रहा है उसमें सीआरटी वाले टीवी जो हैं उनका वेट ज्यादा होगा, एलईडी प्लाज्मा इनका वेट कम होगा। सिमिलरली 2011-12 में स्मार्टफोन बहुत कम होते थे। स्मार्टफोन में जिस तरह के अब आ रहे हैं उन सबका वेटिंग डायग्राम कम होगा। तो क्या है कि हम आज की समय भी जो हम अपना जीडीपी कर रहे हैं वो किन आंकड़ों के बेस पे कर रहे हैं? 2011-12 के। परंतु जैसे ही आप 2023-24 के बेस पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीआरटी या तो नहीं रहेंगे या अगर होगा तो उनका वेट बहुत कम होगा। हमारे एलईडी, फ्लैट स्क्रीन, प्लाज्मा टीवी उनका वेट बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे जो स्मार्टफोन है, फीचर फोन का वेट बहुत कम हो जाएगा जबकि स्मार्टफोन का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो अब क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी को इस समय नाप रहे हैं 2011-12 में जो हमारा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता था। परंतु 23-24 के आने के बाद पेश आने के बाद ये होगा कि हम अपनी इकोनॉमी को एक उस टाइम पीरियड पे बेंचमार्क कर रहे हैं जो एकदम पास का है। अब ये जो प्रोसेस है ये लंबा टाइम लेती है। तो इसमें क्या है, अगर हम इन पेस को जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, आपको एक उदाहरण दूंगा। 2010 बेस ईयर पे सीपीआई था पहले, उसके बाद 2012 बेस आया।
उन दोनों बेस चेंज के अंदर समय जो था, जो बेस चेंज किया गया, वो 2 या 3 साल का था। अगर हम 2010 बेस का सीपीआई इन्फ्लेशन देखें या 2012 बेस का सीपीआई इन्फ्लेशन देखें, उस पीरियड के लिए जिसके लिए दोनों बेसिस पे डेटा है, तो आपको वो वेरिएशन बहुत कम था। 20 बेसिस पॉइंट के करीब का इन्फ्लेशन डिफरेंशियल था। परंतु जब आप 2012 के बाद अब 2023-24 पे उसको देखेंगे, तो ये हो सकता है कि आपको जो इन्फ्लेशन है वो डिफरेंस ओल्ड सीरीज 2012 सीरीज और 23-24 सीरीज में हो सकता है आपको डिफरेंस देखने को ज्यादा मिले, क्योंकि अभी भी हम इन्फ्लेशन में जो हमारा वेट है वो हमारा उस समय का है 2012 का, ना कि आज के समय जी। का। तो जब ये बेस चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या मतलब जीडीपी की वृद्धि दर हमारी कम दिखने लगेगी या अधिक दिखने लगेगी? देखिए, अगर हम ग्लोबली देखें तो ज्यादातर उसमें चीज देखने को मिलता है, वृद्धि दर ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि मैंने पहले बताया कि आपको कि हम उन चीजों को करेक्ट नियर करेक्ट वेटेज दे रहे हैं जो आज की डेट के समय या तो उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है या मैन्युफैक्चरर बना रहा है, बनिस्पत बनिस्पत उन चीजों को जो 2000 आज पुराने, आज से 11 या 12 साल पहले जो चीजें थी। अब एग्जाम्पल फिर दोबारा जाते हैं, कैथोड रे ट्यूब टीवी सीआरटी जिन्हें हम बोलते हैं और ये हमारा एलईडी के ऊपर, अगर मान लीजिए कैथोड रे ट्यूब का वेट है 10% और एलईडी का वेट है 2%, अब हमें क्या दिखेगा? 10% जिसका वेट है उसमें तो डी ग्रोथ है और जो 2% जिसका वेट है उसमें ग्रोथ है। तो हमें जब हम वेट करेंगे, वेटेड एवरेज आएगा उसमें, तो हमें ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। अब ये वेट चेंज कर दीजिए, अभी आके कैथोड रे का 10% से 2% और उसका एलईडी का 10%। अब सडनली आपको क्या दिखेगा कि आपको जो ग्रोथ है वो सडनली पहले के बनिस्पत 3 गुना या 4 गुना देखने को मिलेगी। देखिए, मैं सरकार का बहुत क्रिटिक हूं, मतलब जो भी सरकारें हैं अगर उनकी पॉलिसी गलत है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं, परंतु उससे पहले हमें जाके उसके बुनियादी जो कहते हैं ना, उसकी जो अंकगणित है, उस अंकगणित को एक बार देखना पड़ेगा। उस जी, अंकगणित के हिसाब बिल्कुल। से आपको, क्योंकि ग्लोबली ये देखा गया है कि साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ता है। जब आप बहुत टाइम जी। के बाद करेंगे तो साइज ऑफ इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, थोड़े थोड़े अंतराल पे करेंगे तो कम बढ़ेगा। एक और आपसे मैं अनुरोध करूँगा, थोड़ा अनुमान अगर आप लगाएँ। मान लीजिए आज की तारीख में तो महँगाई दर बहुत कम चल रही है और काफ़ी लोग इसको लेकर के मतलब थोड़ा-सा चिंतित भी हैं कि इतनी कम महँगाई भी ठीक नहीं है। अगर सामान्य स्तरों पे रहती, जैसे मान लीजिए 3-4% के आस-पास रहती, तो उसका असर डिफ्लेटर पे आता जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसी स्थिति में आज हमारी फिर जीडीपी वृद्धि कितनी दिखती? देखिए, अगर हमारा 3% के करीब रहता, आपका ये जो 8.2 है, इसमें कोई जी, तकरीबन तकरीबन आपका देखिए 2 चीजें होती हैं। उपभोक्ता मांग को पॉजिटिवली भी इफेक्ट करता है और नेगेटिवली भी करता है। नेगेटिवली इसलिए करता है कि आपका रियल वेज ग्रोथ कम हो जाता है। पॉजिटिवली इसलिए करता है कि आपका जो है ज्यादा नॉमिनल जीडीपी होता, ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट होते, फिस्कल डेफिसिट रिलेटिवली कम होता और गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होती, तो उससे इंटरेस्ट रेट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है। परंतु अगर लगा लीजिए 0.8 की जगह जीडीपी डिफ्लेटर आपका 3 के करीब होता, जो जनरली रहता है 3 से 3.5 के बीच में, तो इसमें हमें कोई 100 बेसिस पॉइंट के आसपास शायद शायद कमी देखने को मिलती, क्योंकि उसका आपने एकदम आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन उठा के पूछा तो उसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन मुश्किल है। तो कोई मेरे ख्याल जी, से मतलब ये 7.25 7.5 के करीब ये ग्रोथ हो सकती जी। ओके। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ये समझनी है कि ये जो नॉमिनल जीडीपी इतनी कम दिख रही है, बजट में शायद थी। 10% का अनुमान लगाया गया था, अगर ठीक से याद है मुझे। जी हाँ, आप करेक्ट कर दीजिएगा दस अगर गलत हो। दशमलव दो जी, दस तो दशमलव एक या 10.2 का अनुमान जी, था। तो इसके चलते मतलब सरकार को जो टैक्स से कमाई होती है, राजस्व मिलता है, उसमें क्या कुछ कमी हो पाएगी या अनुमान पूरे हो जाएँगे? और अगर कमी रहती है, तो फिर फिस्कल डेफ़िसिट का क्या होगा? क्या वहाँ पे कोई चिंता की बात होगी?
राजीव जी देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सीधे सीधे देखें कि अगर हमारा 10.1 की जगह 9% के करीब आपका अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहता है, तो एक तरह से कह लीजिए आपको टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ कम दिखेगी। इसमें दो राय नहीं है। उसमें एक इन बिटवीन क्या हुआ, तो जीएसटी रैशनलाइजेशन जो हुआ वो पहले बजट अरिथमेटिक में नहीं था उसका असर। परंतु अगर हम देखें जिस हिसाब से नेट टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, आरबीआई का इतना बड़ा डिविडेंड मिला, उसके अलावा जो बाकी बैंक्स डिविडेंड वगैरह है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डिविडेंड वगैरह, उसके से अनुमान ये है कि जो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें शायद उसमें हम उसको उससे ज्यादा कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि आपका जो जो मोनेटाइजेशन और वो क्या कहते हैं आपका डिसइन्वेस्टमेंट का, अभी मैंने जो आखिरी आंकड़े आए हैं उन पे ध्यान नहीं दिया, परंतु पहले 6 महीने में उसमें कोई 50% के करीब हम कलेक्ट कर चुके थे। कोई 47,900 करोड़ हजार करोड़ का आंकड़ा है, और पहले 5 महीने में हम 23,000 24,000 करोड़ के तकरीबन वो कलेक्ट कर चुके थे। अगर एक आध डिसइन्वेस्टमेंट जैसे आईडीबीआई की बात चल रही है और एक दो हो जाते हैं, और एनएचआई अपना कुछ एसेट मोनेटाइजेशन टीओटी बंडल के बारे में जो बात हो रही है वो हो जाता है, तो उस पे हम उसको पार कर पाएंगे। जो आपका लो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उसने प्रेशर तो डाला है फिस्कल डेफिसिट में। अब परंतु उसको किस तरीके से देखिए, जो आपके कॉमोडिटी प्राइस लो हैं, क्या हम सब्सिडी पे कुछ कटौती कर पाएंगे, या हम कुछ और एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आप देखें कि कोई 100 के करीब डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, और हर पिछले 5-10 साल का आंकड़ा देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा सब डिमांड फॉर ग्रांट में वो स्पेंडिंग उससे ज्यादा हो। कईयों में अभी भी स्पेंडिंग आपको मिलेगी 30% 40% पहले 6 महीने में, वो एक बफर होता है, उसके कारण आंकड़े उसके बराबर आ सकते हैं। पर अभी देखिए, अभी आज की स्थिति में थोड़ा चैलेंजिंग लग रही है स्थिति। जी। पूरे साल मतलब फरवरी तक क्या नंबर आएगा, बट एक्चुअल नंबर तो हमें पता चलेगा क्योंकि फरवरी में रिवाइज एस्टीमेट आएगा, एक्चुअल नंबर हमें पता चलेगा मई में जाके। तो मई में क्या आंकड़ा आएगा थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं पे एक्सपेंडिचर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो हम 4/4 का आंकड़ा पा सकते हैं। जी, मतलब फिस्कल डेफ़िसिट का गणित तो सरकार बिठा लेगी, लेकिन शायद कहीं खर्चों में कुछ कटौती करनी पड़ जाएगी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ मतलब शेयर बाज़ार तो चलता है, कंपनियाँ कितना कमा रही हैं, कंपनियों की आमदनी कितनी हो रही है, और वो सीधे-सीधे निर्भर करता है कि नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा कैसा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी हम खरीदते-बेचते हैं, वो तो नॉमिनल बेसिस पे ही होता है, उसमें तो आप हुँ। तो क्या कॉर्पोरेट अर्निंग में एक सुस्ती हमें दिखेगी इसके चलते, या पहले से ही दिख रही है, क्या वो आगे कंटिन्यू करेगी इसी तरह? देखिए राजीव जी, जो इस साल का के जो 2 तिमाही बचे हैं, तीसरा और चौथा, अनुमान है कि ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ सेकेंड हाफ में थोड़ा लो आएगा कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, और इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, जो अभी फर्स्ट हाफ में देखने को मिला उससे थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है, स्पेशली जो जनवरी मार्च वाली तिमाही है। उसके हिसाब से देखिए तो आपको अगर नॉमिनल हम 8.8 पहले हाफ में है, दूसरे हाफ में भी इसी के आसपास या इससे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस है सेकंड हाफ में वैसे ही रहने वाली उम्मीद है कि जैसे फर्स्ट हाफ में उसी तरह की वो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रहेगी। अब आगे जाके 1 फरवरी को क्या होता है, किस तरह का, देखिए बजट तो ज्यादातर आप कह लीजिए अंकगणित है, और ये नहीं रहा कि पहले था कि आपका केवल टैक्सेशन जो है, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स साइड में, क्योंकि जैसे ही वित्त मंत्री बोलते थे वो
वो हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता था। आज की डेट में आपका जीएसटी जो है वो एक रजामंदी राज्यों के साथ हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, तो प्रैक्टिकली हमारे पास 12 मिनी बजट है। और रही बात की सरकार की आगे की रूपरेखा क्या होगी कार्य करने की, क्या रिफॉर्म प्रोसेस होगा, क्या पॉलिसी मेकिंग होगी, ये पूरे साल जो है चलता रहता है। अभी अगर, क्योंकि देखिए जब हम अगले साल इस समय बात कर रहे होंगे तो हमारे बेस में होगा नेगेटिव और नेगेटिव डब्ल्यूपीआई और वेरी लो सीपीआई इन्फ्लेशन। वो एक जो है स्टैटिस्टिकल बूस्ट देगा इन्फ्लेशन को पढ़ने का। और उसपे सारा दारोमदार, सबसे दारोमदार 2-4 चीजों पे रहता है। पहला ये है कि किस तरह का मानसून होगा, क्योंकि आज समय क्या है, जो एडवर्स वेदर पैटर्न जो हम कहते हैं, या क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा असर हो गया है। पहले हमें क्लाउड बर्स्ट दिखते थे, फिर अब माइक्रो क्लाउड बर्स्ट दिख रहा है। पता चला आप और हम 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, आपके यहाँ घनघोर बारिश और हमारे यहाँ सूखा। वो मानसून कैसा होता है? क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में और उथल पुथल होती है, जिसके कारण कॉमोडिटी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़े। तो बट मानना ये है कि अगर अभी हम देखें जिस हिसाब से, अगर इन्फ्लेशन अगले साल, इस साल हमारा अनुमान है 2.1, अगले साल ये कुछ बढ़ेगा यहाँ से, तो क्या जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी है, तो रियल जीडीपी में जो ग्रोथ आएगी उसमें क्या रिलेशनशिप है, कि अगर हमारा मान लीजिए नॉमिनल डिफ्लेटर 1% बढ़ गया, रियल 1% कम हो गया आज से, तो क्या वो बराबर बैठेगा, या रियल हम वहीं पे मेंटेन करते हैं, जो डिफ्लेटर है वो 1% ज्यादा ग्रो कर रहा है तो हमें नॉमिनल जीडीपी। परंतु ये मानना ये है कि तकरीबन 9.5-10% के करीब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगले साल वित्त मंत्री बजट में वो करेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा बेस, पुराना वाला या नया वाला, क्योंकि नया बेस उस समय होगा नहीं पब्लिक डोमेन में। तो उसके मूड किस करवट बैठेगा। परंतु क्या होगा कि जैसे ही वो बेस चेंज होगा, और अगर पास्ट ट्रेंड देखें तो बेस चेंज में साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ता है, तो सडनली हमें जो ये फिस्कल डेफिसिट रेशियो है ये अभी से थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से बजट में 2-3 बड़ी चीज़ें जो वित्त मंत्री को ज़रूर करनी चाहिए, वो क्या होंगी? देखिए, जो अभी बात चल रही है और वो बजट से बाहर है, जिसका लगता है कि वित्त मंत्री बजट स्पीच में जरूर जिक्र करेंगी, वो है जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स में परचेज कर रहे हैं, उस पे जीएसटी ज्यादा है कंपेयर टू जो फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पे। तो उसमें क्या होता है कि ड्यूटी ज्यादा पे हो गई, उसका पूरे का सेट ऑफ नहीं मिल पाता। तो एक इसका जिक्र होगा। कुछ जिक्र होगा कि किस तरीके से हमने ये पूरा टैरिफ वाला जो इश्यू था, इसमें क्या टैकल किया ना। अब टैरिफ वाला जो इश्यू है कि हम एफटीए वगैरह जो है वो मेंशन होगा, परंतु बजट से एफटीए की बात नहीं हो पाएगी, वो उसके साथ बाहर होगा। हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपना डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ज्यादा डेफिसिट होने के कारण हम बोरो कर रहे हैं, उससे हमारा डेट बढ़ रहा है, और एक हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो है, जो उसमें हम ब्याज देते हैं, वो ब्याज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं। और उसके कारण फिर वो जब तक वो डेट रीपे नहीं होता तो हमारा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कि कैसे हम इकोनॉमी को रफ्तार दें, किस तरह से हम अपना डेफिसिट और डेट को कंट्रोल करें, हम अपने आधारभूत या बुनियादी ढांचे में क्या क्या बदलाव करें। और मुझे लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहुत तवज्जो देते हैं, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि देखिए अगर हम
कितना भी अच्छी चीज़ें बना लें, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में ले आएँ, अगर हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, उन मशीन्स को ऑपरेट करने की, तो जो हम चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की जी। तवज्जो जो है हेल्थ और एजुकेशन की तरफ जो है, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए और वो ऐसा कुछ शायद हमें देखने को जी। देवेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला और ये सारी बातें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। आशा करते हैं आपसे फिर जल्दी बात होगी। नमस्कार। मिले। नमस्कार।